कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। तो क्लास हम चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू करेंगे, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए थे और प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था इम्यून सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने इम्यूनिटी की बात की थी और प्रीवियस लेक्चर में हमने इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने इम्यून सिस्टम का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। तो आज के लेक्चर में हम इससे आगे का कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इम्यून सिस्टम। कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी को माइक्रोब से बचाता है, यानी हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इससे पहले हमने इम्यूनिटी के बारे में जाना, यानी इम्यून सिस्टम की जो कैपेसिटी यानी क्षमता होती है उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमारे पास आया इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम किस किस से बना होता है, इस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं और उनका कौन कौन सा वर्क होता है। तो आप देखेंगे जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन। हमारे पास आया लिम्फॉइड ऑर्गन, यानी कि जो इम्यून सिस्टम बना होता है वो मेनली किससे बना होता है, वो बना होता है लिम्फॉइड ऑर्गन से। और किससे बना होता है, लिम्फॉइड टिश्यू से, लिम्फॉइड सेल और कुछ सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि एंटीबॉडीज। यानी हमने देखा जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो लिम्फॉइड ऑर्गन से बना होता है, कुछ टिश्यू भी होती हैं, सेल्स होती हैं, कुछ सॉल्युबल मॉलिक्यूल जैसे कि एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम के पार्ट हैं जो क्या होता है, इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। नेक्स्ट आपने पढ़ा जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, एलर्जी रिएक्शन में और ऑटो इम्यून डिजीज में और ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। जैसे कि हमने जब एलर्जी के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था एलर्जिक रिएक्शन जो भी होता है, किसी पर्टिकुलर पदार्थ या किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के प्रति जो भी हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है वो हमारा इम्यून सिस्टम ही देता है। नेक्स्ट हमने ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में पढ़ा था कि जो हमारा इम्यून सिस्टम में कुछ भी चेंजेस आते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो या फिर वो जेनेटिकल हो या फिर हार्मोनल हो, तो क्या होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी को हार्म करने लगता है। तो ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, यानी इसमें जो रोल प्ले कर रहा है वो हमारा इम्यून सिस्टम कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हमने पढ़ा कि जो जितने भी ट्रांसप्लांट होते हैं ऑर्गन के, तो हमने देखा कि 95+ केसेस ऐसे होते हैं कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है वो फेल हो जाता है, यानी बॉडी ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करती है। और वो क्यों नहीं करती है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिटेक्ट कर देता है कौन सी हमारी अपनी सेल है और कौन सी हमारी अपनी सेल नहीं है। इसीलिए जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या होता है, इसके जो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने से पहले बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, उनमें से सबसे पहला जो टेस्ट है वो है ब्लड टेस्ट। तो इतना हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। ये जो इम्यून सिस्टम का डायग्राम है ये हम तब पढ़ेंगे जब हम पूरे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आया लिम्फॉइड ऑर्गन। आपने देखा कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो लिम्फॉइड ऑर्गन से बना होता है। तो अब हम देखेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है। लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर। यानी कि जो लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लिम्फोसाइट का ओरिजिन होता है, यानी लिम्फोसाइट पैदा होती हैं और उनका मैच्योरेशन होता है, यानी वो परिपक्व होती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या होती हैं। ये तो हमने जाना कि लिम्फॉइड, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें कुछ लिम्फॉइड ऑर्गन है। अब लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होता है, लिम्फोसाइट एक वर्ड आया हमारे पास, लिम्फोसाइट का ओरिजिन हो रहा है और मैच्योरेशन हो रहा है। तो ये लिम्फोसाइट क्या है, ये कुछ सेल्स होती हैं। यानी कि अभी तक आपने जाना हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के हमारी बॉडी में फ्लूइड पाए जाते हैं। पहला होता है ब्लड, सेकेंड होता है लिम्फ। ब्लड का जो फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन होता है और लिम्फ का जो फंक्शन होता है वो कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ कुछ मिनरल्स से ये ट्रांसपोर्ट भी करता है। बट मेनली जो लिम्फ का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन।
तो लिम्फ में क्या होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन प्रेजेंट होती हैं। लिम्फ में क्या होती है, लिम्फॉइड ऑर्गन प्रेजेंट होती हैं। तो लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, उनका क्या नाम होता है। तो हमारे पास सबसे पहले है कि लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या हो रहा है, लिम्फोसाइट का ओरिजिन भी हो रहा है और मैच्योरेशन भी हो रहा है। और जो लिम्फोसाइट है, मैंने आपको बताया लिम्फोसाइट कुछ सेल्स होती हैं। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, यानी कि ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन है इनके कितने प्रकार हैं। इन्हीं प्रकार के अंदर हम देखेंगे कि जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी वो हमारी बॉडी में वो कौन से ऑर्गन हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बना रहे हैं या फिर जो लिम्फोसाइट को बना रहे हैं। अब लिम्फोसाइट मैंने आपको सेल बताई है। तो सबसे पहले जो टाइप्स में हमारे पास आया वो आया प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अब जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, यानी कि ये प्राथमिक होगा तो इसका काम क्या होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप देखेंगे जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है उसमें सबसे पहला क्या आपके पास आया बोन मैरो। आपके पास सबसे पहला आया बोन मैरो। तो प्राइमरी जो लिम्फॉइड ऑर्गन में हमारे पास सबसे पहले बोन मैरो आया। तो बोन मैरो जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है ये किसी बोन से रिलेटेड होगा, यानी ये जो बोन मैरो है ये क्या है, किसी बोन से रिलेटेड है। और यहाँ पे इसका जो मेन फंक्शन क्या है, ये जो लिम्फोसाइट है, ये लिम्फोसाइट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और क्या है, ये मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम में क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन है। लिम्फॉइड ऑर्गन दो प्रकार के आपको बताए हैं, प्राइमरी और आगे आएगा हमारे पास सेकेंडरी। प्राइमरी में जो ऑर्गन्स आते हैं सबसे पहले हमारे पास आया बोन मैरो। बोन मैरो ही क्या है, हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन का सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे सारे प्रकार के जो ब्लड सेल्स होती हैं उनका ओरिजिन होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ऑल ब्लड सेल्स प्रोड्यूस, सारी ब्लड सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। ये क्या है, मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है। ब्लड सेल्स के अलावा यहाँ पे और क्या हो रहा है, लिम्फोसाइट का ओरिजिन हो रहा है। अब कौन कौन सी लिम्फोसाइट का ओरिजिन हो रहा है, यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे कौन कौन सी सेल का ओरिजिन हो रहा है, बी सेल और टी सेल का, यानी यहाँ पे दो प्रकार के लिम्फोसाइट का ओरिजिन हो रहा है। अब आपको ये जो लिम्फोसाइट है, जो मैंने आपको बताया था लिम्फोसाइट क्या है, सेल्स हैं। तो अब आपको क्या है, लिम्फोसाइट जो सेल्स होती है उनके नाम पता चल गए। पहला है बी सेल और दूसरा है टी सेल, या फिर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो अब हम देखेंगे जो बोन मैरो है, या बोन मैरो का आप डायग्राम देखेंगे, ये एक बोन है, ये एक बोन है। बोन में यहाँ पे क्या है, एक रेडिश पार्ट है, जो ये उभार वाला पार्ट है, यहाँ पे एक रेडिश कुछ सेल्स होती है जिसने हमने रेड बोन मैरो कहा है। यहाँ पे बीच में कुछ एक लिक्विड होता है, उसे हम येलो बोन मैरो कहते हैं। और ये जो बोन मैरो मिलके क्या बनाती हैं, लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करती हैं। तो रेड बोन मैरो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाली जो सेल्स है रेड बोन मैरो की, इसमें क्या होती है, जितनी भी हमारी ब्लड सेल्स होती है उनका फॉर्मेशन यहीं से होता है। तो हम देखेंगे, हमने बात की थी दो सेल्स की, यानी पहला हमने कहा था बी सेल और दूसरा हमने कहा था टी सेल, या फिर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी सेल में मैंने आपको बताया था दो टाइप्स की ये सेल जनरेट करती हैं। सबसे पहले बताया था आपको मेमोरी सेल बताया था, और दूसरा आपको बताया था एंटीबॉडी। अब आपको याद होगा कि जब हमने इम्यूनाइजेशन की बात की थी और हमने कहा था कोई भी जो माइक्रोब्स होता है हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है और उसके एंटीजन को जब हमारी इम्यून सिस्टम डिटेक्ट कर रहा था, तो क्या हो रहा था, एंटीबॉडी रिलीज हो रही थी। एंटीबॉडी रिलीज होकर क्या कर रही थी, उस माइक्रोब्स को किल कर रही थी या खत्म कर रही थी। नेक्स्ट जो था वो मेमोरी सेल भी यहाँ पे क्या हो रही थी, मेमोरी सेल भी जनरेट हो रही थी। मेमोरी सेल का जो फंक्शन था वो क्या था कि जो भी पैथोजन था उसकी एक मेमोरी बना दे रहा था, यानी कि अगर वो सेम पैथोजन हमारी बॉडी में दोबारा एंटर हो रहा है तो मेमोरी सेल वहाँ पे एक्टिवेट हो जा रही थी, बहुत क्विकली हो रही थी। यानी कि अगर पैथोजन ने एक बार बॉडी में अटैक किया तो थोड़ा सा टाइम लगा इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग में। सबसे पहले उसने क्या किया, एंटीबॉडी प्रोड्यूस की और उसने मेमोरी सेल को प्रोड्यूस किया। दूसरी बार जब वही माइक्रोब्स या वही पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो क्या वो उसे क्विकली पहचान दिया गया, क्योंकि मेमोरी सेल थी उसके लिए बनी हुई। उसके लिए क्या थी, मेमोरी सेल बनी हुई थी। तो आपने देखा जो मेमोरी सेल और एंटीबॉडी सेल है वो कहाँ से रिलीज हो रही है, वो बी लिम्फोसाइट से रिलीज हो रही है या बी सेल से रिलीज हो रही है। बी लिम्फोसाइट क्या है,
बी लिम्फोसाइट मैंने आपको बताया था लिम्फॉइड ऑर्गन है एक, और वो कौन सा ऑर्गन है, वो है बोन मैरो। और बोन मैरो क्या करता है, बोन मैरो करता है बी सेल को रिलीज करता है, और बी सेल क्या रिलीज करता है, मेमोरी सेल और एंटीबॉडी सेल। यानी अब आपके पास एक इंटरेस्टिंग जानकारी की जो हमारी बोन्स होती है, हमारी बोन्स क्या होती है, हमारे इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाती है। नेक्स्ट हमने बात की थी टी सेल की, तो टी सेल भी क्या होता है, दो टाइप की सेल को जनरेट करेगा। उसमें एक है टी एच, एच क्या है, हेल्पर सेल है, और दूसरा है टीसी, टीसी क्या है, साइटोटॉक्सिक सेल। तो जो टी एच है यानी टी हेल्पर सेल होती है, तो ये क्या करती हैं, यही मेन कमांड देती हैं किसे, बी सेल को। यानी टी हेल्पर सेल हर एक चीज में हेल्प करेगा। जैसे ही कोई पैथोजन आए तो पैथोजन को डिटेक्ट करना, या फिर इसे कमांड देना कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा या फिर मेमोरी सेल का फॉर्मेशन होगा। यानी टी एच सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर टी एच सेल नहीं है या टी हेल्पर सेल नहीं होगी तो बी क्या होगा, बी अपने फंक्शन को प्रॉपर नहीं कर पाएगा। तो आपने जाना कि जो टी एच सेल है, टी हेल्पर सेल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट इसका जो टीसी सेल है, तो टीसी सेल क्या करती है, कोई भी सेल है, कोई सेल डेड हो गया या उनमें इन्फेक्शन हो गया तो ये क्या करता है, उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये जो था बी सेल और टी सेल के फंक्शन, और बी सेल और टी सेल कहाँ से रिलीज हो रही हैं, ये बोन मैरो में इनका बोन मैरो में इनका ओरिजिन हो रहा है। ये दोनों टाइप की सेल आप नोट करेंगे। तो ये तो था हमारे पास बोन मैरो के बारे में, यानी हमने बोन मैरो से देखा कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आया, ये तो था पहला, बोन मैरो क्या था, पहला था। और जो दूसरा हमारे पास पार्ट आया वो है थाइमस। थाइमस क्या है वो आप अभी आगे डायग्राम में जाके देखेंगे। तो अगर आप थाइमस के बारे में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट कहाँ पे होता है, यानी कि अभी जो आपने टी लिम्फोसाइट के बारे में बात की, तो टी लिम्फोसाइट का जो मैच्योरेशन होता है वो कहाँ होता है, वो हमारे थाइमस में होता है। जैसे कि ये जो डायग्राम है ये थाइमस का डायग्राम है, और थाइमस कहाँ पे होता है, थाइमस आप देखेंगे जो आपका स्टर्नम होता है, यहाँ पे आपका स्टर्नम होता है। स्टर्नम से क्या होती है, हमारे रिब्स जुड़ी हुई होती हैं और रिब्स पीछे को जाती हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि ये माना हमारा जो स्टर्नम है, और यहाँ से क्या होंगी, ये हमारी रिब्स निकली हैं, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थाइमस प्रेजेंट होगा। यानी ये क्या है, ये थाइमस प्रेजेंट है। और थाइमस का जो मेन फंक्शन होता है, ये क्या करता है, जो टी लिम्फोसाइट है, कौन सी टी लिम्फोसाइट, ये वाली टी लिम्फोसाइट जिनके बारे में हमने बात किया, ये टी हेल्पर सेल, टी एच सेल और टीसी सेल को जनरेट करती है। तो जो थाइमस का जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है, वो टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करता है। अब जब प्रीवियस लेक्चर में हमने इस बारे में पढ़ा था तो मैंने आपसे पूछा था कि जो टी सेल और बी सेल होती हैं उनका नामकरण कैसे हुआ, यानी उनका नाम कैसे रखा गया। वो ऐसे रखा गया कि जो बोन मैरो है, टी सेल और बी सेल दोनों ही कहाँ जनरेट हो रही हैं या कहाँ ओरिजिन हो रही है, बोन मैरो में। यानी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों ही बोन मैरो में क्या होंगी, ओरिजिन होंगी, या फिर वहीं पैदा होंगी, वहीं प्रोड्यूस होंगे। बट जो बी सेल होती है, जो बी सेल की अगर हम बात करें तो वो यही मैच्योर हो जाता है बोन मैरो में। यानी कि जो बी में बोन मैरो में मैच्योर हो रहा है, जो बोन मैरो में मैच्योर हो रहा है उसको हम कहेंगे बी सेल, बी से बोन। और जो ये जो टी सेल्स होती हैं ये क्या होती है, थाइमस में आती हैं। पहले यहाँ ये ओरिजिन होंगी, पहले यहाँ इनका क्या होगा, इनका उत्पत्ति होगी, ओरिजिन होगा। उसके बाद जो टी सेल होंगी वो थाइमस में चली जाएंगे, और थाइमस में ये क्या होंगी, मेच्योर होंगे। यानी जो टी सेल जहाँ पे मेच्योर हो रही है वो थाइमस है, टी से टी लिम्फोसाइट और टी से थाइमस। अब आपको पता चल गया होगा कि ये बी सेल क्यों है और ये टी सेल क्यों है। बी सेल से यानी बोन मैरो में मैच्योर हो रहा है, और टी सेल से यानी ये थाइमस में मैच्योर हो रहा है। अब अगर आप थाइमस का डायग्राम देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या है, न्यू बॉर्न का थाइमस है और ये अडल्ट का थाइमस है। कौन सा पार्ट थाइमस है, ये वाला पार्ट जो है ये थाइमस है, और जो अडल्ट का है ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, थाइमस है। अब आप देखेंगे दोनों के स्ट्रक्चर में क्या है, डिफरेंस है। जो न्यू बॉर्न का जो थाइमस है वो बहुत बड़ा है, और जो अडल्ट का जो थाइमस है वो बहुत छोटा है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि जब भी न्यू बॉर्न होता है
तो न्यू बॉर्न का जो थाइमस होता है वो बहुत बड़ा होता है। इट मीन ये क्या है, ये काफ़ी लिम्फोसाइट को मैच्योर करेगा, या फिर ये बहुत सारी एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करेगा, ये बहुत सारी इम्यूनिटी को बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यू बॉर्न होता है उसमें क्या इम्यूनिटी जनरेट करने की पावर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अडल्ट, यानी कि ये एक अडल्ट है और एक न्यू बॉर्न है। तभी आप देखते हैं कि जैसे बचपन में बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं, बहुत सारी वैक्सीनेशन कराई जाती है, काफ़ी जो डिजीज होती हैं उसके लिए क्या होता है, वैक्सीनेशन होती है। कब होती है, जब बच्चा छोटा होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि इसका थाइमस बड़ा है। थाइमस बड़ा है तो क्या होगा कि ये बहुत सारी एंटीबॉडीज को मैच्योर करेगा और इम्यूनिटी को गेन करेगा। जैसे जैसे एज बढ़ती है, ये जो हमारा थाइमस है इसका जो साइज है वो डिक्रीज होने लगता है और इसकी पावर भी कम होने लगती है। तो अब आप देखेंगे जैसे ही एज बढ़ती है, जैसे कि कोई बहुत बूढ़ा व्यक्ति है तो उसकी जो इम्यूनिटी होगी वो बहुत कम होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि उसका जो थाइमस है वो क्या है, वो रिड्यूस हो गया है। तो आप लोग एक बार इस डायग्राम को अच्छे से देखेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, तो हमने पढ़ा जो हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, हमने लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या पढ़ा, प्राइमरी ऑर्गन के बारे में पढ़ा। और प्राइमरी ऑर्गन में हमारे पास दो ऑर्गन आए, बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बोन में प्रेजेंट होता है। और सेकंड आया थाइमस। थाइमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो आपके हार्ट में जो स्टर्नम होती है, जो स्टर्नम एक बोन होती है, स्टर्नम में होता है। तो आपने प्राइमरी ऑर्गन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमारे पास आया सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, यानी कि प्राइमरी ऑर्गन में हमने देखा कि जो भी लिम्फोसाइट्स हैं, जो भी सेल्स हैं, वो क्या हो रही हैं, जनरेट भी हो रही हैं और मेच्योर भी हो रही हैं। अगर आप सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में देखेंगे तो ये क्या कहता है, जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में है, यहाँ पे जो जितना भी हमारे इम्यून सिस्टम की जो सेल है वो जनरेट हो गई हैं। अब सेकेंडरी ऑर्गन में क्या होगा, सेकेंडरी ऑर्गन हेल्प करेंगी, यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करेंगी, या फिर जो भी पैथोजन से हमसे लड़ने में हेल्प करेंगी। तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑर्गन आया, सबसे पहला है स्प्लीन। यानी स्प्लीन क्या है, स्प्लीन एक ऑर्गन है, ये एब्डोमिनल में प्रेजेंट होता है। और तो इससे पहले आप एक बार डायग्राम देखेंगे कि कहाँ पे बोन मैरो हो रहा है। ये है बोन हमारी, ये क्या है, ये एक बोन है, ये क्या है, बोन मैरो प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, ये क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकंड आप देखेंगे थाइमस, ये क्या आपका थाइमस है, ये भी क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, ये भी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। तो ये बोन हो गई, या फिर यहाँ पे जो बोन प्रेजेंट हो गई। और लिम्फॉइड जो थाइमस होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे स्टर्नम होता है और स्टर्नम के बीच में ही थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये प्राइमरी थी। अब हम सेकेंडरी ऑर्गन पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास आया स्प्लीन। ये स्प्लीन क्या है, स्प्लीन सेकेंडरी ऑर्गन है। तो स्प्लीन की पोजीशन क्या है, वो यहाँ पे है। तो आपने देखा कि जो स्प्लीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब आप देखेंगे कि जो स्प्लीन का फंक्शन क्या है, यानी स्प्लीन का काम क्या है। तो आप देखेंगे कि स्प्लीन कंटेन लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट। तो क्या आता है, स्प्लीन में क्या आती है, स्टोरेज होता है। यानी अब हम कह सकते हैं कि जो स्प्लीन में जो काम करता है वो स्टोरेज का काम करेगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टोरेज का काम हो रहा है। और किसका स्टोरेज हो रहा है, ये हो रहा है लिम्फोसाइट का और फैगोसाइट का। अब लिम्फोसाइट मैंने आपको क्या क्या बताई थी, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। और फैगोसाइट क्या होती है, फैगोसाइट एक सेल्स होती हैं। ये क्या करती है, जब भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो ये उन्हें निगल जाती हैं। या तो क्या करेंगे, ये इन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे, या फिर उन पैथोजन को अपने अंदर ले लेंगे और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो उन्हें हम फैगोसाइट कहते हैं। फैगोसाइट यानी जो खाने वाली सेल्स होती हैं। अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें तो ये क्या होती हैं, खाने वाली सेल्स होती हैं पैथोजन को। तो स्प्लीन क्या करेगा, स्टोरेज का काम करेगा, किसे, लिम्फोसाइट को और फैगोसाइट को। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गन आया वो आया लिम्फ नोड। जो लिम्फ नोड से क्या हो रही है, पहले आप लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पे ये है लिम्फ नोड। यहाँ पे तो लिम्फ नोड कहीं, जैसे कि लिम्फ नोड की क्या होती है, स्पेसिफिक जगह होती है कि वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। जैसे यहाँ पे लिम्फ नोड है, ये लिम्फ नोड है, तो ये क्या है, लिम्फ नोड है। अब हम आगे देखेंगे कि जो लिम्फ नोड का फंक्शन क्या होता है। आप देखेंगे जो लिम्फ नोड है वो लिम्फ नोड ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो लिम्फ नोड क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करेगा या फंसाएगा उन्हें।
तो यहाँ पे क्या होता है कि लिम्फ नोड बहुत पतले पतले स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करेगा, पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे रोकेगा, यानी आगे जाने से रोकेगा, और वहाँ पे जो लिम्फोसाइट सेल्स होगी या फिर जो फैगोसाइट जो सेल्स होंगी वो क्या करती हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो सेकेंड जो हमारे पास है वो है लिम्फ नोड। नेक्स्ट जो हमारे पास है टॉन्सिल। टॉन्सिल्स क्या होती है, हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होती, अगर आप देखेंगे अपनी बक्कल कैविटी को तो वहाँ पे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोकती हैं। तो टॉन्सिल्स भी क्या है, सेकेंडरी ऑर्गन है। वैसे ही अपेंडिक्स भी क्या है, ये भी क्या करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकता है या उन्हें डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट आप ये वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ये क्या कह रहा है, द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन। यानी कि सेकेंडरी जो लिम्फोसाइट होती हैं वो क्या करती हैं, वो साइट प्रोवाइड करती हैं किसके लिए, इंटरैक्शन के लिए लिम्फोसाइट का एंटीजन से। यानी कि जो सेकेंडरी जो ऑर्गन्स होगा वहाँ पे जो लिम्फोसाइट होंगी और जो पैथोजेंस होंगे वहाँ पे जैसे अगर हम पैथोजन को किल करेंगे, जो लिम्फोसाइट है वो पैथोजन को किल कर रही है, तो कहाँ पे किल कर रही हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से हैं, अब आप पूरा एक डायग्राम देखेंगे जहाँ पे आप सारे ऑर्गन्स को एक साथ देखेंगे। जैसे सबसे पहले ये जो म्यूकस है ये भी क्या करता है, म्यूकस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, म्यूकस हमारे नोज में भी प्रेजेंट होता है, हमारे मुंह में भी होता है, हमारा क्या पूरे जो जीआईटी ट्रैक है वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। तो ये भी क्या करता है, ये माइक्रोब्स के एंट्री को रोकता है या फिर उन्हें किल करता है। लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, तो लिम्फेटिक वेसल्स भी क्या करती है, उसकी एंट्री को रोकती है, ट्रैप करती हैं। यहाँ पे आपने टॉन्सिल्स देखे, ये आपका स्प्लीन है, ये लिम्फ नोड है। तो स्प्लीन के बारे में अगर हम बात करें तो स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यानी कि आरबीसी कहाँ पे डिस्ट्रॉय होती हैं, वो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होती हैं। तो यहाँ पे ये है लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये बोन मैरो है, स्किन है। हमने पढ़ा था स्किन क्या है, सबसे बड़ा बैरियर है। जो स्किन की जो एपिथेलियम होती है वो क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर करने से रोकती हैं। तो ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो कि आपको किसके बारे में बताता है, हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में बताता है कि इम्यून सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं और जो इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। आपने दो सेल के बारे में पढ़ा, टी सेल और बी सेल, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दोनों का ओरिजिन कहाँ होगा, बोन मैरो में होगा। मैच्योरेशन किसका कहाँ पे होगा, बी सेल का जो मैच्योरेशन है वो बोन मैरो में होगा और टी सेल का जो मैच्योरेशन है वो थाइमस में होगा। तो आप एक बार ये डायग्राम अच्छे से देखेंगे और इसे नोट करेंगे। चलिए, ये तो हमने पढ़ा इम्यून सिस्टम के बारे में। तो ये है आपके पास एक चार्ट है जिसके बारे में आप जानेंगे कि इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सा जो इम्यून सिस्टम होता है वो कौन कौन सा होता है। तो ये है इम्यूनिटी, ये मैंने आपको बताई थी दो प्रकार की, एक था इनेट और एक था अडप्टिव। अब जो इनेट था वो मैंने क्या बताया था, ये जन्मजात है, और जो अडप्टिव है वो क्या है, वो है अर्जित। यानी ये जन्म से हमारे पास होती है और कहाँ से हमें प्राप्त होती है, हमारे पेरेंट्स से प्राप्त होती है। और हम जो जब भी हमारा जन्म होता है ये हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। जो अडप्टिव होती है वो हम एक्वायर्ड करते हैं, जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है वैसे वैसे हमारा इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी को एक्वायर्ड करता है। तो ये क्या है, आप देखेंगे जो इनेट इम्यूनिटी होती है उसमें क्या होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि ये जो इम्यूनिटी है ये हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमारी जो एंटीबॉडीज है वो ऑलरेडी फॉर्म्ड है। तो ये क्या होती है, इमीडिएट होती है। इसमें दो प्रकार के आते हैं, जो न्यूट्रोफिल आ गया और एंटीजन आ गया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आ गई। और दूसरा जो टाइप है इसमें क्या है, बैरियर्स। जब आपको बैरियर्स के बारे में बताया था तो आपको बताया था कि जो हमारी स्किन होती है, जो म्यूकस होता है जो सिक्रीट होता है, और जो हमारे इंटेस्टाइनल जो सिक्रीशन होता है, हमारे स्लाइवा में हो गया या फिर हमारे स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट होता है, ये सारे क्या करते हैं, बैरियर का काम करते हैं। तो ये तो है पूरे जो जितने भी बैरियर हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट आया जो अडप्टिव इम्यूनिटी होती है। तो अडप्टिव इम्यूनिटी का क्या होता है, डिलेड रिस्पांस होता है। यानी कि इसमें जो रिस्पांस आता है वो डिलेड आता है। क्यों, क्योंकि जब पैथोजन हमारी बॉडी में इंसर्ट होगा
तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा उसे डिटेक्ट करता है, यानी कि ये कौन सी सेल है। जब वो डिटेक्ट करेगा तो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगा, और जब एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा तब ये क्या करेगा, अपनी रिस्पॉन्स को करेगा, यानी ये जो पैथोजन है उसे किल करेगा। तो जो यहाँ पे क्या होती है, जिसमें यहाँ पे लिम्फोसाइट होती हैं, दो प्रकार के लिम्फोसाइट अभी हमने पढ़े हैं, टी सेल और बी सेल। तो टी सेल दो टाइप के पढ़े हमने, एक तो था कि टीसी सेल यानी साइटोटॉक्सिक सेल, और टीएच सेल यानी हेल्पर सेल, और जो बी सेल है वो एंटीबॉडी बनाता है और मेमोरी सेल को बनाता है। अब जब टी सेल और यहाँ पे न्यूट्रोफिल की बात हो रही है तो ये कहाँ से जनरेट होते हैं, ये डब्ल्यूबीसी से जनरेट होते हैं। यहाँ पे हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा। डब्ल्यूबीसी क्या है, दो टाइप का होता है, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। ये कितने प्रकार का होता है, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। तो यानी कि यहाँ पे जितना भी आप ये जो देख रहे हैं, जो इम्यूनिटी होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है हमें, जैसे कुछ हमारी डब्ल्यूबीसी बनाती हैं, और कुछ क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स हमारी बॉडी में होती हैं, जैसे कि कुछ हमारे बॉडी में जैसे प्लाज्मा होता है कुछ उसमें प्रेजेंट होती है। तो ये सारी क्या बनाती हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बनाती हैं। तो आप देखेंगे जो ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट जो दो प्रकार की यहाँ पे आपने देखी हैं, तो जो न्यूट्रोफिल है वो क्या है, ए ग्रैन्युलोटाइप है, और जो लिम्फोसाइट है वो क्या है, ए ग्रैन्युलो। यानी ग्रैन्युलोसाइट में क्या होगा, न्यूट्रोफिल का फॉर्मेशन होगा, और ए ग्रैन्युलोसाइट में क्या होगा, लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होगा। लिम्फोसाइट प्लस फैगोसाइट, यहाँ पे फैगोसाइट का भी फॉर्मेशन कहाँ से होता है, डब्ल्यूबीसी से होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो पूरा फॉर्मेशन हो रहा है ये डब्ल्यूबीसी से हो रहा है, और ये क्या है, ये न्यूट्रोफिल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चार्ट के माध्यम से आप जानेंगे कि इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, जो हमारे लिम्फोसाइट हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। एक बार आप इस चार्ट को जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करेंगे, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो एक नया टॉपिक है, दैट इज एड्स, AIDS। ये हमारा एक नया टॉपिक है। एड्स क्या है, अगर आप एड्स की फुल फॉर्म देखेंगे तो ये क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि एड्स क्या है, एक बीमारी है। अब ये बीमारी क्या करती है, जैसे इसका नाम ही इंडिकेट, बहुत सारा इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी जो फुल फॉर्म देखनी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स है, एड्स क्या एक बीमारी है, उसका एड्स की फुल फॉर्म क्या है, ये है। अब हम देखेंगे इसका जो नाम है, नाम ही बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा है। एक्वायर्ड मीन्स अर्जित है। अब जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि जो एड्स है वो अर्जित एक बीमारी है। ये क्या है, ये हमारे जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, या जेनेटिक बीमारी नहीं है, ये एक्वायर्ड होती है, यानी इंसान इसे एक्वायर्ड करता है। अब इम्यून डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, ये इम्यून सिस्टम को क्या करता है, कमजोर करता है। डेफिशिएंसी यानी वीक करता है, इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, वीक करेगा, और किससे करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को। नेक्स्ट हमारे पास सिंड्रोम आता है। सिंड्रोम क्या है, सिंड्रोम क्या है, सिंड्रोम में जब बहुत सारे लक्षण इंक्लूड होते हैं, यानी कोई एक बीमारी है उसमें बहुत सारे लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो उससे हमने कहा सिंड्रोम, यानी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज कॉल्ड सिंड्रोम। तो सिंड्रोम क्या है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, बहुत सारे सिम्टम्स यानी बहुत सारे लक्षण अगर देखने को मिल रहे हैं तो उसे हमने कहा सिंड्रोम। सिंड्रोम में क्या होंगे, बहुत सारे लक्षण होंगे। अब आप देखेंगे इसका नाम ही बहुत सारा कुछ इंडिकेट कर रहा है कि एड्स क्या है, एक बीमारी है, और ये कैसी बीमारी है, ये अर्जित बीमारी है, यानी कि ये जन्मजात नहीं होती है, इसे एक्वायर्ड किया जाता है। अब ये कैसी बीमारी है, ये क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यून डेफिशिएंसी यानी इम्यून सिस्टम को कमजोर करेगी, उसे वीक करेगी। कैसे करेगी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उनके ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करेगी, उसकी सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगी, और जो भी उसमें टिश्यू या फिर हमारी एंटीबॉडीज होती हैं उन्हें क्या करेगी, इफेक्ट करती है। और लास्ट जो है सिंड्रोम, यानी सिंड्रोम क्या है, ग्रुप ऑफ
सिम्टम्स है, यानी कि इस बीमारी में बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एक नहीं बल्कि बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे फीवर हो गया, डायरिया हो गया, या फिर और भी चीजें होगी, कैंसर वगैरह हो गया। तो ये सारे जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ये एड्स में देखने को मिलते हैं। और एड्स क्या है? एक बीमारी है, एक क्या है? एक सिंड्रोम है। तो अब हम जानेंगे जो एड्स है इसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री मतलब ये जो डिजीज है ये कहाँ से कॉज हुई, कैसे कॉज हुई, और इसे ये जो कॉज होती है ये क्यों होती है, यानी इसका रीजन क्या है। जैसे कि बहुत सारी बीमारियों का जो रीजन है वो माइक्रोब से होते हैं, कोई बैक्टीरिया से कॉज होता है, कोई वायरस से कॉज होता है, कोई फंगस से कॉज होता है। तो इसकी हिस्ट्री में हम देखेंगे कि जो एड्स है वो है क्या, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, और इसका जो कॉज है वो क्या है, यानी इसका कारण क्या है। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो एड्स है वो सबसे पहले देखा गया था वेस्ट अफ्रीका में, यानी सबसे पहला अगर ये स्टार्ट हुआ तो कहाँ हुआ? ये वेस्ट अफ्रीका में। तो क्या हुआ? ये 1920 की बात है। 1920 में क्या हुआ? जो अफ्रीका के लोग थे वो चिंपैंजी का शिकार करने गए थे। तो उस दौरान क्या हुआ कि जो चिंपैंजी का जो ब्लड था वो ह्यूमन ब्लड के साथ मिक्स हो गया। समहाउ कुछ हुआ होगा, जैसे या तो उनकी फाइटिंग हुई होगी, तो क्या हुआ? चिंपैंजी का ब्लड ह्यूमन ब्लड के साथ मिक्स हो गया। उसके बाद क्या हुआ? जो वायरस था वो ह्यूमन बॉडी में एंटर हो गया, और धीरे धीरे क्या हुआ? जो अफ्रीका था वहाँ पे बहुत सारी क्या होगी? डेथ होनी शुरू हो गई, क्योंकि ये बहुत जल्दी ट्रांसमिट हुआ, बहुत जल्दी फैलने लगा और लोगों की डेथ शुरू हो गई। लेकिन वहाँ पे तब तक किसी को ये नहीं पता था कि ये जो डेथ हो रही है ये क्यों डेथ हो रही है, क्योंकि जो अफ्रीका में कह सकते हैं कि जो वहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी या तो जानकारी कम थी या फिर सुविधाएं कम थी, तो वहाँ पे इस बीमारी का किसी को भी पता नहीं चला। तो वेस्ट अफ्रीका में ये बीमारी क्या हुई? बढ़ने लगी और लोगों की मृत्यु होने लगी। तो इसका जो फर्स्ट रिकॉर्डेड केस देखा गया वो कहाँ देखा गया? वो अमेरिका में देखा गया। और कब देखा गया? 1981 में। यानी 1920 से 1981 तक किसी को पता ही नहीं था कि ये जो बीमारी है ये क्या है, या फिर एक बीमारी है। किसी को ये भी नहीं पता था कि ये एक बीमारी है और ये ट्रांसमिट हो रही है, नहीं फैल रही है। तो जब इसका जो फर्स्ट रिकॉर्डेड केस अमेरिका में देखा गया तो इस बीमारी पे फिर रिसर्च शुरू हुई कि ये इसका रीजन क्या है और ये क्यों हो रहा है। तो जब इसकी रिसर्च की गई तो पता चला कि ये एक ऐसी बीमारी है जो क्या कर रही है? इम्यून सिस्टम को इफेक्ट कर रही है, यानी कि इम्यून सिस्टम इसमें बहुत वीक हो जा रहा है। और जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जा रहा है तो जो इंसान को बहुत सारी बीमारियां लग जा रही हैं, क्योंकि हमने देखा कि हमारे आसपास बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। वो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है और हमारी बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट है। कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं और कुछ क्या होते हैं? बहुत हानिकारक होते हैं। तो वैसे ही जो हानिकारक जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे हमारा इम्यून सिस्टम ही हमें बचाता है। तो यदि इम्यून सिस्टम ही कमजोर हो जाए और इम्यून सिस्टम जब वीक होने लगा तो बॉडी नॉर्मल जो डिजीज होती है, नॉर्मल जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे खुद को बचा नहीं पाए। जैसे अगर किसी को सर्दी जुकाम ही हो रहा है तो वो ठीक ही नहीं हो पाया, वो हमेशा उस सर्दी जुकाम से ही ग्रसित होने लग गया। और धीरे धीरे क्या हो गया? जैसे किसी को निमोनिया हो गया। तो जब रिसर्च में ये देखा गया कि किसी को इतनी सामान्य बीमारियां हो रही है और वो अपनी उन बीमारियों से भी लड़ नहीं पा रहे, तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन था कि जो एड्स जब किसी को हो रहा था तो उसका जो इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जा रहा था कि वो सामान्य बीमारियों से भी अपने शरीर को बचा नहीं पा रहा था। तो उसका जो फर्स्ट रिकॉर्डेड केस देखा गया वो कहाँ देखा गया? अमेरिका में देखा गया। तो जब इस पे रिसर्च शुरू हुई तो सबसे पहले इसका नाम रखा गया GRID यानी गे रिलेटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी। ये इसलिए हुआ क्योंकि जब वहाँ पे रिसर्च चल रही थी तो ये जो बीमारियां देखी गई ये होमोसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में देखी गई, यानी कि ये किस में देखी गई? होमोसेक्सुअल लोगों में ही देखी गई। और उनके जो केसेस अगर उन्हीं में देखे गए तो फिर इसका नाम क्या रखा गया? GRID रखा गया, यानी गे रिलेटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी इसका नाम रखा गया। उसके बाद जब इसमें रिसर्च और बढ़ी तो देखा गया कि इसमें जो रिसर्च हुई तो इसमें देखा गया कि ये जो बीमारी है ये सिर्फ होमोसेक्सुअल इंसानों में ही नहीं बल्कि बाइसेक्सुअल में भी हो रही है और फीमेल में भी हो रही है। यानी जब केसेस आए थे तो उन्होंने सबसे पहले इसका नाम ये रखा था,
ये क्यों रखा था? क्योंकि ये जो बीमारियां देखी गई ये सिर्फ होमोसेक्सुअल लोगों में ही देखी गई, लेकिन जब पता चला कि ये बाइसेक्सुअल में भी हो रहा है और ये किस में हो रहा है, ये फीमेल में भी हो रहा है, ये जब देखा गया कि ये फीमेल में भी हो रहा है तो इस नाम को फिर हटा दिया गया, यानी इस नाम को अब यूज नहीं किया जाता है। तो अभी तक आपने एड्स के बारे में क्या जाना? एड्स क्या है? एक सिंड्रोम है, यानी कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स देखने को आपको मिले। उसके बाद आपने देखा कि जो एड्स है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो अफ्रीका से स्टार्ट हुआ था। तो ये वैसे आया कहाँ से था? ये चिंपैंजी से आया था। कहाँ पे? ह्यूमन ब्लड के साथ मिक्स हुआ था। और इसका जो फर्स्ट केस देखा गया वो अमेरिका में देखा गया 1981 में। इनिशियल टाइम में जब इसकी रिसर्च चल रही थी तो इसका नाम क्या रखा गया? गे रिलेटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी। लेकिन जब पता चला कि ये क्या होते हैं, होमोसेक्सुअल, हेट्रोसेक्सुअल और फीमेल, मेल सब में हो सकता है, तो उसके बाद इस नाम को हटा दिया गया। तो क्लास, आज की क्लास में आपने पढ़ा इम्यून सिस्टम के बारे में। इम्यून सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, और आपने देखा एड्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन। इससे आगे का हम जो एड्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप नेक्स्ट क्लास में अपने डाउट पूछ सकते हैं। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।